हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। दोपहर की झपकी पूरी कर मैं आराम से बिस्तर से उठा। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूरे घर का जायजा लिया। सब कुछ रोज के जैसा ही था। मेरी पत्नी रेवती बाहर बालकनी में पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। छोटी बेटी कृतिका अपनी पढ़ने की मेज के आगे किताबें खोले बैठी थी और याद कर कर के कुछ लिख रही थी। बेटा कार्तिक घर पर नहीं था। उसकी अभी 2 महीने पहले ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है। उसे आते आते देर हो जाती है क्योंकि उसका ऑफिस काफी दूर है। मेरी नींद की खुमारी अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी। मुझे चयास लग रही थी। मैंने रेवती को आवाज लगाई, अरे सुन रही हो भाई, जरा चाय तो पिला देती, एक कप। उधर से रेवती की आवाज आई, हाँ आती हूं। मैं आराम कुर्सी पर बैठ गया, चाय के इंतजार में। करीब 10 मिनट हो चुके थे, पर रेवती अभी तक भीतर नहीं आई थी। मैंने थोड़ा उचक कर बाहर देखा तो वह उसी तरह बालकनी की रेलिंग पर टिकी गप्पों में ही व्यस्त थी। उसके हाव भाव से अभी अंदर आने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने दोबारा आवाज लगाई तो 2 मिनट बाद ही रेवती अंदर आ गई, यह कहते हुए कि अरे अभी देविका आती ही होगी और आपकी मंडली भी तो आने ही वाली होगी, तभी एक साथ ही सबकी चाय बन जाएगी। अब यह चाय बन जाएगी और चाय बना लूंगी का फर्क समझ आ रहा था मुझे। होता अक्सर यही था कि जब देविका यानी मेरी बड़ी बेटी ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम से होती हुई अंदर जाती थी, तभी उसे चाय के लिए कह दिया जाता था और वह बिना कोई नाराजगी या परेशानी दिखाए सबके लिए चाय और साथ में हल्का सूखा नाश्ता ले भी आती थी। इस तरह से रेवती को रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने का झंझट नहीं मोल लेना पड़ता था और बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ में चाय भी आ जाती थी। काफी आलसी नहीं हो गई हो तुम? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रेवती ने मुझे घूर कर देखा। सुबह तो मैं ही चाय बनाती हूं आपकी। अब इस समय मैंने उसे छेड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ भाई, चलो तैयार हुआ जाए, आते होंगे सब, कहते हुए मैं कपड़े बदलने चला गया। मेरी मित्र मंडली के आने का समय हो चला था। मेरे जीवन का यह सुखद दौर था। सिर पर छत, घर में समझदार और प्यार करने वाले पत्नी और बच्चे, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी या चिंता नहीं, और इसके बाद अपने जैसे दोस्तों का साथ। जिंदगी अपने इस चरण में बहुत रास आने लगी थी मुझे। सुबह आराम से सोकर उठना, दिन भर कुछ न कुछ फालतू के कामों में वक्त गुजारना, दोपहर को मीठी नींद पूरी करना और फिर सांझ को मित्रों के संग किसी न किसी के घर बैठक जमाना। वैसे अधिकतर यह चौपाल मेरे घर पर ही जमती थी, क्योंकि बाकी सबके घर या तो बहुएं थीं या स्कूल जाने और होमवर्क करने वाले छोटे नाती पोते थे। फिल्में, राजनीति, न्यूज, मौसम, सब पर जमकर चर्चा होती थी। जोरदार ठहाके गूंजा करते थे। बस जब बच्चों के इम्तिहान या कोई जरूरी काम होते या कहीं जाना होता था, तभी इस क्रम में जरूरी बदलाव आता था। उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो जाता था। आज भी जल्दी से मैं साफ कुर्ता पैजामा पहन अपनी पसंदीदा जगह यानी कॉर्नर वाले सोफे पर आकर बैठ गया था। इसी बीच मेरे बगल वाले घर में रहने आया मेरा नया पड़ोसी नीलाभ मेरे पास किसी काम से आया था, तो उसे भी वहीं बैठा लिया गया था। तभी मेरी बड़ी बेटी देविका ऑफिस से आई थी। मेरे साथियों को शिष्टता पूर्वक अभिवादन कर वह अंदर जाने लगी। उसके जाते जाते मैंने उससे चाय भिजवाने की पेशकश कर दी। उसने सिर हिलाकर स्वीकारात्मक इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वह चाय नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए आई। नीला भी सबसे आगे बैठा था। देविका ने जैसे ही चाय का कप उठाने के लिए उसके आगे ट्रे बढ़ाई, उसने पूरी ट्रे ही पकड़ ली और बाकी सबको सर्व करने लगा। देविका ने मुस्कुराकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। मैंने देखा था इस बात को, पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया था। मेरे हिसाब से इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं था। हमने शुरू से ही अपने बच्चों को नए जमाने की हवा तक नहीं लगने दी थी। लड़कियों को अधिक देर तक घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। नियम यही था कि जिससे भी मिलना है
उसे घर बुलाकर ही मिलो। प्रेम संबंधों के लिए तो जैसे दरवाजे पर ही बड़ी सी नो नो की अदृश्य तख्ती टंगी थी। मेरी बड़ी बेटी देविका शांत स्वभाव वाली थी। बाकी दोनों बच्चों की तरह उसने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं की थी। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती थी। कई इम्तिहानों की भी तैयारी कर रही थी वह। कई वर्षों पूर्व के वे दिन मेरी आंखों के सामने से कौंध गए, जब मैं और रेवती किसी अच्छे लड़के के बारे में पता चलते ही उसकी राय लिया करते थे। तब कैसे उसकी आंखों में जुगनू चमकने लगते थे, चेहरा लाज से लाल पड़ जाता था। वह हमेशा यही कहती थी कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे, या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से उठ जाती थी। वह अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखे थी। अब इसे उसके इम्तिहान या पढ़ाई का प्रेशर कह लें, या कुछ हमारी डील, कि कहीं भी बात ज्यादा आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद बैंक पीओ के लिए उसका चयन हो गया था, वह भी बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ। फिर वह प्रोबेशन पीरियड में व्यस्त रही थी। जब प्रोबेशन समाप्त हुआ और इस प्रतिष्ठित बैंक में उसने अपना पदभार संभाला था, तो हम सब बहुत खुश हुए थे। उस दिन खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। भीगी आंखों और अधरों पर हंसी के साथ मेरे मुंह से निकला था कि अब मेरे बूढ़े कंधों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। भावातिरेक में देविका मेरे कंधों पर झूल गई थी। हाँ पापा, अब घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको आराम करना है, सिर्फ आराम। बहुत काम कर लिया आपने। इसके बाद मैंने वीआरएस ले लिया था और बस मेरी लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू हो गई थी, जिसे मैं पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। पर इस सब में मैं यह भूल गया था कि मुझे अपने बच्चों को सेटल भी करना है। जिस बेटी की वजह से मैं इतना तनाव मुक्त और आरामदेह जीवन जी रहा था, उसकी तरफ मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां थीं। अपनी बेटी की योग्यता पर बहुत गर्व था हमें। उस समय कई रिश्ते आते थे उसके लिए। कई तो काफी अच्छे भी थे, पर उस समय हम देविका के अच्छे ओहदे और तरक्की के मद में चूर थे। हर रिश्ते में हमें कुछ न कुछ कमी दिखाई देती और हम उसे ठुकरा देते। हालांकि एक दो बार उसकी आंखों की चमक देख हमें ऐसा लगा भी था कि लड़का देविका को पसंद आया है, पर हम ढूंढ ढांड कर उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल बात समाप्त कर देते थे। होनहार तो वह थी ही। उसकी मेहनत के बलबूते पर उसकी तरक्की होती रही और उसकी तरक्की के बलबूते पर हमारी आराम तलबी होती रही। धीरे धीरे अच्छे रिश्ते आने कम होते गए। देविका का चेहरा और आंखें बुझी बुझी रहने लगी थीं अब। पर हम उन आंखों की चमक खोने का कारण समझ ही नहीं पाए। हम अपनी ही दुनिया में मग्न होते गए। यह भी भूल गए कि जिसकी मेहनत के बल पर हम इस घर में, जो हमें देविका की नौकरी से ही मिला था, ऐशो आराम वाला जीवन जी रहे हैं, उसे अभी हमें उसके अपने घर भेजना है। और अब तो कब से देविका की शादी के विषय में कोई बात तक नहीं होती थी और हमें इस बात का ध्यान ही नहीं था। कैसे कैसे और कब मैं इतना खुदगर्ज पिता हो गया था। मेरी बेटी ने तो प्यार में मेरे कंधों का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहा था, पर मैंने तो अनजाने में अपने पूरे परिवार का ही बोझा उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया था। अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया था मैंने अचानक गौर किया कि आज मैं नीलाभ का एक दूसरे ही नजरिए से निरीक्षण कर रहा था। धीर, गंभीर और सुलझे विचारों वाला युवक था वह। हर तरह से देविका के विचारों से मेल खाता हुआ। लंबी पतली काया थी उसकी और चेहरा मोहरा भी आकर्षक था। हल्की सी दाढ़ी के ऊपर रिमलेस चश्मा काफी सूट कर रहा था उस पर। आखिर कमी क्या थी उसमें? सिर्फ यही ना कि उसका पैकेज देविका के पैकेज से कम था। पर क्या वास्तव में यह एक कमी थी? यह तो एक कांस्टेंट फैक्टर था ही नहीं। फिर हम लोगों ने इसे रिश्ता सोचने से पहले ही ठुकराने का माध्यम क्यों बना लिया था? देविका की आंखों को पढ़ने का हुनर अभी भी रखता था मैं। साफ दिखाई दे रहा था कि नीलाभ का साथ उसे पसंद आ रहा है, पर मैं जानता था कि मेरी यह संस्कारी बिटिया ना कभी मेरी मर्जी के बिना इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी, ना ही अपने मुंह से कभी कुछ कहेगी। अब जो भी करना था हमें ही करना था। नीलाभ की मां ने
रेवती को बताया था कि घर में बस वह और नीलाभ रहते हैं। एक छोटी बहन है जो अपने ससुराल में है। अपने पिता की लंबी बीमारी में नीलाभ ने एक बेटे का फर्ज पूरी तरह से निभाया था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि उसे अपनी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़कर वापस हमारे शहर में ही छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। अब पिता रहे नहीं, इसलिए यहां शिफ्ट होकर आ गए हैं। अब वह अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, पर इस सब के चलते उसकी शादी भी नहीं हो पाई। मैं अब अपनी बेटी के लिए और देर नहीं करना चाहता था और उसके लिए परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहता था। मित्र मंडली के विदा होने के पश्चात मैं अंदर गया। मुझे देविका कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढते हुए मैं छत पर चला आया। एक कुर्सी पर सिर पीछे टिकाए वह शांत बैठी थी, आंखें बंद थीं, मोबाइल गोद में रखा था। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा होकर उसे देखता रहा। अभी कुछ समय पहले तक ही कितनी प्यारी, बिल्कुल जूही की कली सी लगती थी मेरी बेटी, पर इस समय इस धुंधले प्रकाश में उसका चेहरा कितना अकेला, कितना थका सा लग रहा था। आज उसे देखते हुए पता नहीं कब मेरे हाथ मेरी डबडबाई हुई, आंखें पोंछने लग गए थे। मैं उसके पास पहुंच गया। मेरे आने का उसे अभी भी पता नहीं चला। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, यहां क्यों बैठी है? नीचे कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? वह सीधी होकर बैठ गई और बोली, नहीं, वह वहां कृति पढ़ रही है ना, डिस्टर्ब होगी। आप बताइए पापा, आइए बैठिए। मैंने कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटू, नीलाभ पसंद है ना तुझे? मेरे इस प्रश्न ने पल भर को चौंका दिया था उसे। फिर उसकी आंखों में वही जुगनू टिमटिमाने लगे थे जिन्हें देखने के लिए मैं यहां आया था। उसने सिर झुका लिया। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। अगले सप्ताह मेरी बड़ी बेटी देविका की मेरे नए पड़ोसी नीलाभ के संग सगाई है। घर में इतनी खुशी का वातावरण बहुत समय के बाद आया है। मेरी पत्नी रेवती और नीलाभ की मां निरुपमा जी, वे दोनों तो तैयारियों में बुरी तरह से व्यस्त हैं। अभी अभी दोनों ढेर सारी शॉपिंग कर बाजार से लौटी हैं। पता चला है कि नीलाभ और देविका दोनों को उनके ऑफिस से सीधे वहीं बुलवा लिया गया था और अंगूठी, कपड़े आदि पसंद करवाकर दोनों को अपने अपने ऑफिस वापस भी भेज दिया गया है। कृतिका को मेहंदी वाली का, ब्यूटिशियन का, इवेंट मैनेजर का इंतजाम करना है। मेरे और कार्तिक के पास भी ढेर सारे काम हैं। वेन्यू का, फूल वाले का, कैटरर का, सबका इंतजाम करना है। क्या क्या बताऊं, बहुत व्यस्त हूं मैं। पर फिर भी काम के बीच बीच में अपनी बेटी की आंखों में चमकते सितारों को, उसके चेहरे पर जगमगाती मुस्कुराहट को देखने जाना नहीं भूलता। जानते हैं मैं कौन हूं? जी हां, मैं सुबह का वह भूला हुआ हूं जो सांझ ढलने से पहले ही घर लौट आना चाहता है, और वह भी खुशी खुशी। तो दोस्तों, मुस्कुराते हुए ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।